हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11th के लिए जो आप लोग पढ़ रहे हो इस समय केमिस्ट्री, उसका जो सेकंड चैप्टर है, इसमें आज हम आप लोग को बताने वाले हैं सेकंड चैप्टर में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया बच्चों, उसके क्वेश्चंस रह गए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आप लोग को अंत में करा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अध्याय 2 जिसका नाम है बच्चों क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज बच्चों पदार्थ की बात की जा रही है, जो हमारे आसपास पदार्थ पाए जा रहे हैं क्या यह शुद्ध हैं। ठीक है, उनके बारे में ही बात की जा रही है यहाँ पे। तो आइए थोड़ी सी इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पदार्थों को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, क्या किया है, पदार्थों को कैटेगराइज किया हुआ है। ये आपका पदार्थ है, क्या है, पदार्थ। पिछले लेक्चर में हमने आपको पदार्थ के बारे में बताया था। ठीक है, क्या होता है पदार्थ, क्या होता है, ये सारी चीजें अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को जाके देख लीजिए। तो हमने इसको दो तरह से कैटेगराइज किया है, भौतिक परिवर्तन और दूसरा है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में अगर हम देखें ध्यान से, तो इन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं, भौतिक पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को पहले 3 भागों में बांटा जाता था, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद प्लाज्मा, और उसके बाद अब बांटा जा रहा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये समझ गए। तो इस तरह से आधुनिक समय में हम क्या करते हैं कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को 5 भागों में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर है बच्चों। अब बात करें बच्चों, इसी को पदार्थ की भौतिक अवस्था को रासायनिक परिवर्तन के आधार पे, तो इसे 2 भागों में बांट दिया गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण यानी क्या, शुद्ध यहाँ पे हुआ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को देखें बच्चों ध्यान से, तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो एलिमेंट हो सकता है, या तो तत्व हो सकता है, या फिर यौगिक हो सकता है। या तो तत्व होगा जो शुद्ध पदार्थ है, या फिर वह यौगिक होगा। क्लियर है। यौगिक में अगर थोड़ी सी बात करें तो इसमें आता स्थिर अनुपातों का नियम, जिसके अनुपात स्थिर होते हैं। क्लियर है। मिश्रण, मिश्रण को देखें तो मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, अब मिश्रण के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें बच्चों। तो मिश्रण को पृथक करने के, जो मिश्रण को पृथक करने के तरीके हैं, ठीक है, पृथक करने के तरीके, पहला है बच्चों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण द्वारा किसी मिश्रण को हम पृथक कर सकते हैं। अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण द्वारा किसी मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, पृथक कर सकते हैं। पृथक्करण कीप द्वारा मिश्रण को हम पृथक कर सकते हैं। उदोपातन विधि द्वारा कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी द्वारा कर सकते हैं। आसवन विधि द्वारा कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण द्वारा कर सकते हैं। छानन विधि द्वारा किसी मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किसी मिश्रण को क्या कर सकते हैं बच्चों, पृथक कर सकते हैं। फटकन विधि द्वारा इनको पृथक कर सकते हैं, और क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा किसी मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी विधियां हैं किसी मिश्रण को क्या करने की, पृथक करने की सारी विधियां है। सारी विधियों के बारे में आप डिटेल से जानकारी रखेंगे। आइए देखते हैं इनकी विधियों को, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में एक नज़र देख लें बच्चों, तो आप लोग को पता चलेगा कि शुद्ध शब्द का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट न हो। कहते हैं ना, बिल्कुल हमें भैया शुद्ध चीज चाहिए। जब आप जाते हो मार्केट में, कहते हो कि एकदम शुद्ध सामान दीजिएगा, उसमें कोई मिलावट न हो। अर्थात क्या होता है, शुद्ध का अर्थ होता है कि इसमें कोई मिलावट न हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में देखे बच्चों, तो जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह बहुत सारे पदार्थों के मिश्रण से बनती है, अतः शुद्ध नहीं है, कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए जल, दूध, वसा इत्यादि, इसमें से कोई भी जो आप लोग का बच्चों पदार्थ है शुद्ध नहीं है। ठीक है, कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है, कई पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई है। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं कि उसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का कोई पदार्थ है, तो इसमें सभी कण, मान लीजिए कार्बन का कण है तो सभी कार्बन के कण ही होगा। ठीक है, जितने कण हैं किसके कण होने चाहिए, कार्बन के। अगर इसमें कार्बन के द्वारा अन्य कोई कण आ जाए, ठीक है, तो इसे हम शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते ना। ठीक है, इन्हें हम शुद्ध नहीं कह सकते। और लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही रहें तो इन्हें हम शुद्ध कह सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपके पास H2O है, जल है, जल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। जब 2 मिल गए एलिमेंट्स
तो फिर यहाँ पे बच्चों कहाँ शुद्ध हो रहा है? शुद्ध के बारे में तो सिर्फ कहा जा रहा है कि क्या हो, उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक, लेकिन इनका समान रासायनिक प्रकृति है। हाइड्रोजन की रासायनिक प्रकृति अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है। तो फिर बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, कि यह जल भी शुद्ध आपका पदार्थ नहीं है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अभी अभी बताएं आपको, शुद्ध पदार्थ क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही कण से मिलकर बना होना चाहिए। तो वह तत्व हो सकता है या फिर यौगिक हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस है आप लोग का, ये शुद्ध है आप लोग क्योंकि ये तत्व है, ठीक है। ये आप लोग का क्या है? शुद्ध है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के किससे मिलकर बना हुआ? पदार्थ से। H+H मिलके क्या बना रहे हैं? H2। तो इन्हें हम शुद्ध कह सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ी सी पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ एक प्रकार का द्रव है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या है? पदार्थ तो समझ लिया आपने, अब समझिए कि मिश्रण क्या है। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से, ठीक है, क्या होता है बच्चों? संयुक्त होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मिश्रण क्या होता है? क्या एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक अथवा यौगिकों का बना होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रण कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प आदि सभी मिश्रण हैं। बच्चों देखते हैं मिश्रणों के प्रकार। मिश्रणों के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। समांगी मिश्रण को देखते हैं बच्चों, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, ठीक है। पदार्थ क्या होंगे बच्चों? पूरी तरह से आपस में मिल जाएंगे और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, यानी कि उनमें भेद नहीं किया जा सकता है। अब ये पहचान नहीं सकते हैं कि वह पदार्थ कौन सा है इसमें। जब दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो इन्हीं को कहेंगे समांगी मिश्रण। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। संपूर्ण द्रव्यमान में संगठन कैसा होता है बच्चों? एक समान होता है। दूसरे पॉइंट पे बात करें विषमांगी मिश्रण की, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक होते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी और विषमांगी में अंतर समझ गए आप? समांगी मिश्रण वो हुआ जिसमें क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ मिले जिन्हें विभेद नहीं किया, अविभेद होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, इस पानी में चीनी को मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चों? चीनी। जब चीनी और पानी घुल गया तो उसमें पहचान सकते हैं? नहीं ना, ठीक है। तो उसी तरह से बच्चों ये क्या हुआ आप लोग का उस, और जिसमें क्या होगा पहचान किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कोई पात्र ले लिया और इसमें हमने क्या किया, चीनी डाल दिया और इसमें हमने बालू डाल दिया और पानी डाल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, बालू तो हमें दिखाई देगा ना, तो उस समय जब बालू दिखाई देगा बच्चों तो फिर आपका क्या हुआ? विषमांगी मिश्रण हुआ, ठीक है। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं। जो उसके कण हैं बच्चों एक जैसे नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए देख लीजिए, शक्कर, चीनी और बालू रेत का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। द्रव में ठोसों के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। जो सस्पेंशन होता है बच्चों सॉलिड्स का, किसमें? लिक्विड में, वो भी आपका विषमांगी मिश्रण है। आई थिंक आप लोग विषमांगी मिश्रण समझ लिए। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा विलयन के बारे में। विलयन किन्हें कहते हैं? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक क्या होंगे बच्चों? समांगी, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे और उनका समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। समांगी मिश्रण है जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। नींबू और जल, ठीक है। उसी तरह से सोडा जल, ठीक है, ये सभी क्या है बच्चों? विलयन के उदाहरण है। किसी विलयन को दो भागों में बांटा जा सकता है, विलेय और विलायक के रूप में। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है विलायक कहलाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को क्या करेगा? विलयन में मिलाएगा, वह क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो विलयन यानी कि सॉल्यूशन
इनके दो प्रकार हो सकते हैं बच्चों, विलेय और विलायक। विलेय घुलनशील पदार्थ होता है जो घुल जाए, और विलायक वो होता है जिसमें वो आपका विलेय घुले। ठीक है, यानी कि अब अगर थोड़ी सी बात कर लें बच्चों किसकी, शक्कर और ठीक है किसका, पानी का, तो ध्यान से देखेंगे चीनी। चीनी क्या है बच्चों, विलेयशील घुलेगी, किसमें घुलेगी, ठीक है इसमें घुलेगी। इसलिए अर्थात अब हम कह सकते हैं कि विलेय वह होता है जो घुलता है, और विलायक वह होता है जिसमें घुल आपका विलेय घुलता है। क्लियर है। अब विलयन के प्रकार देख लीजिए। विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, वास्तविक विलयन जिन्हें हम ट्रू सॉल्यूशंस कह सकते हैं, कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशंस कहेंगे, निलंबन विलयन, सस्पेंशन सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इसमें विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, यहाँ पे देखिए बहुत छोटा बताया जा रहा है लेस दिन में। उसके बाद बच्चों विलायक की कोलाइडल विलयन की बात करें तो वास्तविक था। कोलाइडल की बात करें बच्चों तो विलायक के कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। वास्तविक ये है इससे तो बड़ा होगा लेकिन निलंबन से छोटा होगा। कणों का आकार बड़ा होता है 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पे देखिए आप लोग, कणों का आकार बड़ा हो रहा है, यानी कि इससे ये क्या होगा, जो कोलाइडल है इससे तो बड़ा होगा 10⁻⁻9 मीटर से, लेकिन इससे छोटा होगा 10⁻⁻6 मीटर से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला अगला पॉइंट है, विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कणों को नंगी आंखों से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। इनमें बताया जा रहा है कि नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, यानी कि छोटे से बड़े हैं तो देख सकते हो बिना कोई चीज लगाए हुए। नंगी आंखों का मतलब तो यही हुआ बिना कोई उपकरण यूज किए। अगला पॉइंट है बच्चों समांगी मिश्रण। ठीक है, अगला समांगी मिश्रण, यहाँ पे बताया जा रहा है कि समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है, और यहाँ पे इसमें पाया जाएगा विषमांगी मिश्रण। छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे पृथक कर सकते हैं, छानन द्वारा पृथक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों पारदर्शी, इसमें होता है अपारदर्शी, इसमें होता है पारभासी। स्थिर विलयन रखने पर कण नीचे बैठते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अस्थाई विलयन हो जाते हैं, यहाँ अस्थाई विलयन विलय कण नीचे बैठ जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे दिखाई नहीं देता, यहाँ पे दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव दिखाई, ठीक है वह नहीं दिखा वह न दिखाए, इन दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, दोनों ही अवस्थाओं में हो सकता है, दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, विलयन के कण छप्पा कागज में से आर पार ठीक है निकल जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, निलंबन के कण छन्ना कागज, सॉरी ये छप्पा नहीं था छन्ना था, यहाँ पे भी छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते। ठीक है, कोलाइडों में कण छन्ना कागज से गुजर जाते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण की बात करें बच्चों, पानी में चीनी, दूध रक्त, रेत या बालू पानी में। तो यहाँ पे आपने समझ लिया बच्चों। अब अगला हमारा पॉइंट है कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। जो कोलाइड्स विलयंस हैं उसके जनरल क्या है बच्चों, उदाहरण क्या क्या है पहले देखिए। परिक्षिप्त प्रावस्था विलेय, विलायक और ये उदाहरण। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम का। ठीक है, अब देखिए विलेय जो घुलेगा, द्रव है, किसमें घुलेगा बच्चों, ठीक है गैस में। तो यहाँ पे देखिए द्रव, गैस, और ये किस प्रकार का है बच्चों, इसका प्रकार एरोसोल है। उदाहरण के रूप में ले लें जैसे धुंध हुआ आपका, धुआं हुआ, ये सारी चीजें। उसी तरह से बच्चों ठोस, द्रव, ये भी एरोसोल प्रकार का, धुआं, गैस, द्रव, झाग, शेविंग क्रीम, झाग देता है शेविंग क्रीम आप लोग का, द्रव द्रव इमल्सन, इनमें इमल्सन होगा, ये इमल्सन प्रकार का होगा। ठीक है, दूध, चेहरा क्रीम, दरवाजों का पेंट आदि। ठोस, द्रव, सोल, बालू, गोबर आदि। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे देखिए गैस, ठोस, फॉग, झाग, रबर, स्पंज। द्रव में देखा जाए द्रव, ठोस, जेली, जेली पनीर, ठोस ठोस, ठोस सोल यानी कि रंगीन दूध, रंगीन रत्न कांच। क्लियर है बच्चों। आगे अगर बात करें गैस में, गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। ठीक है, गैस में जो गैस कोलाइड विलयन है
या नहीं है, क्या है बच्चों, मिश्रण है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं। पहली चीज फार्मूलों के बारे में चर्चा करें तो विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा मापन, जो द्रव्यमान प्रतिशतता है उसके द्वारा इनका हम मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा इनका द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे। कैसे, विलेय का द्रव्यमान, जो टोटल विलेय होगा बच्चों उसका द्रव्यमान, अब बटे में विलयन का द्रव्यमान, गुणा में 100। उसी तरह से तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा था बच्चों, यहाँ था। अब है विलयन में आयतन प्रतिशतता, इसके द्वारा भी हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान जैसा कि इस वाले फार्मूले में है उसी तरह इसमें भी, अब बटे में विलयन का द्रव्यमान, गुणा में 100। क्लियर हो गया। चलिए, बताया जा रहा है कि पृथक मिश्रण को पृथक करने के तरीके, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यानी कि मिश्रण को पृथक करने के तरीके। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मिश्रण को पृथक करने के। पहला है बच्चों आप लोग का वाष्पीकरण, यानी कि इवापोरेशन। ठीक है, क्या है बच्चों, इवापोरेशन। पहला देखिए मूल उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य है वह क्या है, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना। दो पदार्थ रहेंगे बच्चों मिश्रण में के, ठीक है, उनमें से किसी एक पदार्थ क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होना। जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होना, यानी कि एक का क्वथनांक दूसरे से कम हो जाएगा, तो वहाँ इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, एक पदार्थ का जो क्वथनांक है दूसरे से कम करना। सामग्री देख लीजिए, रंग डाई, यानी कि जिसका क्वथनांक ज्यादा है, तथा पानी बीकर वाच गिलास। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग वाच गिलास में रह जाता है। रंग जो है बच्चों आपका किस में रह जाएगा, वाच गिलास में उसी तरह से बना रह जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का आता है अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अपकेंद्रीकरण के बारे में, तो इसका मूल उद्देश्य जो है, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। जब किसी पदार्थ को आप तेजी से क्या करोगे, घुमाओगे, तो जो भारी कण होगा वो नीचे की तरफ अपना दबाव बनाएगा, और जो क्या होंगे बच्चों, हल्के होंगे वो ऊपर उठ जाते हैं। उदाहरण के लिए दूध से क्रीम पृथक करना। ठीक है, क्या तुम जानते हो टोड दूध तथा डबल टोड दूध किसे कहते हैं? अगर जानते हो तो इसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों अगला, तो शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्रीम से मक्खन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इनके उपयोग की बात की जा रही है। ठीक है, तीसरा है बच्चों वाशिंग मशीन के कपड़ों से पानी निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। क्या आपने देखा है हमारे कपड़ों से निकले धूल और मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन से नीचे बैठ जाते हैं, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, चलिए पृथक्करण कीप के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें बच्चों, पृथक्करण कीप के बारे में। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन फनल, इसका मूल जो सिद्धांत है वो है कि दो अघुलनशील द्रव, ठीक है, को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। बात करें बच्चों अगले पॉइंट की, तो पृथकारी कीप का स्टॉप कार्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। अनुप्रयोग देख लीजिए। ठीक है, अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। ठीक है, पानी से तेल का पृथक होना, पानी से किसका पृथक होना बच्चों, तेल का पृथक होना। ठीक है, पानी से जिस हिसाब से तेल निकाला जाता है उसी की बात कर रहा है। अब है सब्लिमेशंस, यानी कि उद्वपातन विधि। उद्वपातन विधि के बारे में थोड़ी सी बात करें बच्चों, इसका जो मूल सिद्धांत था वो क्या होता है, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ उद्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, गैस में। ठीक है, जबकि दूसरा वैसा ही रहता है। ठीक है, तो हम जानते ही हैं ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को उद्वपातन कहते हैं, और उस पदार्थ को उद्वपातित पदार्थ कहते हैं। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब उसी तरह से बताया जा रहा है कि अगर NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रह जाता है। ठीक है, अब इसके अनुप्रयोग देखेंगे, यानी कि एप्लीकेशन। कपूर, नेपथलीन की गोलियां एंथ्रासिन क्लोराइड में उद्वपातन द्वारा अलग हो जाते हैं। ये सारी चीजें हैं बच्चों। अगला पॉइंट हमारा आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में थोड़ी सी बात करें बच्चों। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में आप यहाँ पे ध्यान से देखिए,
तो क्रोमेटोग्राफी में जो आप लोग को बताया जा रहा है कि मूल सिद्धांत है क्या इसका, पहली चीज ये देखिए, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों द्वारा पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी के कण ऊपर की ओर अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं बच्चों। ये है क्या अगला पॉइंट, इसका अनुप्रयोग है। ठीक है, इसका अनुप्रयोग क्या है बच्चों, रंग यानी कि डाई को पृथक करने के लिए, क्लोरोफिल से पिगमेंट पृथक करने के लिए, खून से ड्रग पृथक करने में। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग की क्या है बच्चों, ठीक है, क्या है आप लोग की, ये यही अनुप्रयोग है आपके क्लोरोसेंट के। क्लियर है। अब अगला पॉइंट आता है बच्चों आसवन विधि। ठीक है, क्या आता है, डिस्टिलेशन मेथड यानी कि आसवन विधि। इसका मूल सिद्धांत यह होता है कि दो, ठीक है, संघटकों यानी कि कंपोनेंट्स के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण देख लें, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, ठीक है, तब यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है जहां यह फिर दबा द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है, क्योंकि जब पानी फ्लास्क में रह जाता है, ठीक है, वो पानी जो होता है बच्चों कहाँ रह जाता है, फ्लास्क में ही रह जाता है। नोट पॉइंट में अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ नोट पॉइंट में बताया जा रहा है कि अगर दो संघटकों से ज्यादा संघटक एक ही द्रव में उपस्थित होते हैं, ठीक है, तब हम प्रभावी आसवन विधि द्वारा इस्तेमाल करते हैं ताकि सारे संघटक अलग अलग हो जाएं। उदाहरण के लिए हवा तथा पेट्रोलियम आदि। पेट्रोलियम को पैराफिन मोम में पृथक किया जाता है। तेल, लुब्रिकेंट, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तथा पेट्रोल गैस को इस विधि का पृथक किया जाता है। ठीक है, अब आप बात करें बच्चों हवा, ठीक है, इसका जो फार्मूला निकालेंगे, हवा से कैसे गैस प्राप्त कर सकते हैं, बटा में हवा को भी इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो वायु या हवा दाब बढ़ाकर वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करके, द्रवीय वायु, जो द्रवीय वायु है, प्रभाजी आसवन कालम में क्या करेंगे बच्चों, प्रभाजी आसवन कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, उसके बाद विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। डियर स्टूडेंट्स, बात करें प्रभाजी आसवन विधि के अनुप्रयोग की, ठीक है, यानी कि विशेषताओं की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी कि साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो किसी शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में, कार्बनिक रस को शुद्ध करने में, ऑक्सीजन द्रव, नाइट्रोजन तथा आर्गन को वायु से पृथक करने में प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप लोग। ठीक है, अगला पॉइंट है क्रिस्टलीकरण। देखते हैं क्रिस्टलीकरण के बारे में। क्रिस्टली, ठीक है, जैसन आप लोग का जो है मूल सिद्धांत, जब किसी मिश्रण में अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक के रूप में, ठीक है, पृथक करना आप लोग का क्रिस्टलीकरण कहलाता है। उदाहरण देख लें, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं, फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसे पूरी रात रख कर छोड़ दिया जाता है, अतः शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, क्योंकि अशुद्धियां सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाती हैं। इस विलयन को फिल्टर पेपर द्वारा की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि वाष्पीकरण से क्रिस्टलीकरण क्यों बेहतर है, इसके बारे में आपको बताना है। बताते हैं निम्न कारणों से उत्तम है, बेहतर है, अच्छा है। क्या है कारण, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ के विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को संदूषित कर सकती हैं। उपयोग देख लें बच्चों, समुद्री पानी के नमक को साफ यानी कि शुद्ध करना है इसका पहला उपयोग। दूसरा, क्रिस्टल को पृथक करना
कॉपर सल्फेट फिटकरी जीन क्रिस्टल अशुद्धियों द्वारा विद्यमान होते हैं। घर या निकाय में जल को शुद्ध करना, जो घर है आपका या निकाय है उसमें जल को शुद्ध करने के कुछ मेथड्स बताए गए आप लोग को, ठीक है। तो उन मेथड्स का आप लोग पालन करेंगे घरों में शुद्ध करने के लिए। जैसे मान लीजिए जल शोधन संयंत्र है जो, ठीक है, वहाँ पे जल को क्या करता है बच्चों, संग्रहित करता है तो अशुद्ध होता है, ठीक है। उसमें क्या मिला देंगे, पानी, और उस पानी में मिलाएंगे क्लोरीन की गैस। क्लोरीनीकरण टैंक पानी घरों के इस्तेमाल हेतु आते हैं, पहला पॉइंट है। उसके बाद अवसाधन टैंक, अवसाधन टैंक सेडिमेंटेशन टैंक है, ठोस नीचे बैठ जाता है, निस्यंदन टैंक रहता है, सभी अशुद्धियाँ छीन ली जाती हैं। उसके बाद है बच्चों भारत टैंक, लोडिंग टैंक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोडिंग टैंक, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग टैंक हो गया बच्चों। तो अब बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट आप लोग का भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। थोड़ी सी बात करें भौतिक परिवर्तन की और रासायनिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है लेकिन यह अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। एक और यहाँ पे देखिए रासायनिक परिवर्तन में, तो एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। उदाहरण की बात करें बच्चों, तो उदाहरण यानी कि बर्फ का पिघलना, और इधर उदाहरण की बात करें लकड़ी का जलना। तत्व, एलिमेंट्स, तत्व क्या होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम, ये सारे आपके तत्व हैं। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तत्व क्या होते हैं बच्चों, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो देखते हैं तत्व के प्रकार। तत्व के प्रकार कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। धातु यानी मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद उपधातु, तो चीजें हैं आप लोग की, ठीक है। उसके बाद बात करें बच्चों, ठीक है, धातु के बारे में, तो धातु चमकदार होती है लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती है। और उपधातु की बात करें तो ऐसे धातु और उपधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। धातु और उपधातु के बीच के गुणों को दर्शा देते हैं, इसीलिए इनको उपधातु कहते हैं। अगले पॉइंट पे बात करें बच्चों, तो जो धातु होती है आघातवर्ध होती है, तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। आघातवर्ध नहीं होती है, तन्य नहीं होती है, भंगुर होती है, यानी कि इन्हें खींचेंगे तो टूट जाएंगी। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का, सोनोरस होती है, अर्थात जब वो धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाता है तो क्या होती है बच्चों, ध्वनि उत्पन्न होती है। जब धातु को आप किसी वस्तु से मारोगे, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक, मान लीजिए थाली था, कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने थाली भजवाया था, तो देखे थे हम लोगों ने भी, सारे लोगों ने बजाया था सम्मान करते हुए अपने देश का, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया था बच्चों, कि जब थाली बजाई थी तो देखे थे ना कि किसी चीज से बजाया था तो एक आवाज उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। क्या उत्पन्न हो रही थी बच्चों, आवाज उत्पन्न हो रही थी, ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है और इनकी क्या होती है बच्चों, कुचालक होती है। उदाहरण के लिए सोना, लोहा इत्यादि, ऑक्सीजन और फास्फोरस आदि, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, तो मिश्रण तथा यौगिकों में अंतर। मिश्रण तथा यौगिकों में अंतर क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिश्रण, यौगिक। मिश्रण में देखें तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यौगिक में क्या होता है, ऐसा पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी नहीं होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होता है। अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं, और इसमें बच्चों नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट देखें, तो घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। इनके उदाहरण की थोड़ी सी बात कर लें बच्चों, तो उदाहरण यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। उदाहरण में बताया जा रहा है कि लोहा तथा गंधक का मिश्रण होता है, और यहाँ पे गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, आयरन सल्फाइड बना देते हैं, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ क्या कहा बच्चों, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, यानी कि
रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है, जैसे H2O यानी कि हाइड्रोजन का एक आपका क्या हुआ बच्चों, ठीक है, इसका एक एटम नंबर और इसका किसका, ऑक्सीजन का 8, तो एक संबंध 8 का इनके बीच क्या हुआ, अनुपात हुआ। तो इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तभी वो क्या होगा, योग्य होगा, नहीं तो फिर वो किसी दूसरे चीज का पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण की नियम, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका ये क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और साथ ही बेल आइकन को, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा के, ठीक है, अरे बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन बच्चों मैं सारे क्वेश्चंस आपके कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मैं लास्ट में आप लोग को सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।